सेक्टर्स हैं उनके हवाले से भी ये बड़ा अहम मौजूद है। अब मैं आपकी इस किताब पर अपना रिव्यू पेश करने के लिए दावत दूंगा डॉक्टर सादिया साहिबा को। ओवर टू यू डॉक्टर सादिया। बहुत शुक्रिया नदीम साहब। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कुछ डिटेल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अवेलेबिलिटी डेफिनेटली बुक की बहुत इंपॉर्टेंट होती है रीडर्स के लिए। तो इकबाल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड डायलॉग IRD के प्लेटफॉर्म से आप इसे पब्लिकेशन 2021 में, इट्स रीसेंट पब्लिकेशन, जुलाई 2021 में पब्लिश हुई है किताब। और इसकी जो कीमत है वो पाकिस्तान में 1000 पाकिस्तानी करेंसी है, अदरवाइज $10 है। कमिंग टू अ ब्रीफ समरी, मैं आपको बता देती हूँ। वैसे डॉक्टर साहब ने बहुत एक्सटेंसिवली आपको बता दी है उसकी जो जनरलाइजेशन है, लेकिन अगेन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द बुक इज एथनो-पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट इन पाकिस्तान एंड देयर इज अ स्पेसिफिक एरा 1972 to 2006 एंड अ ब्रीफ हिस्टोरिकल ओवरव्यू है बेसिकली। ये कहीं ना कहीं कनेक्शन का पोस्ट पार्टीशन एरा में, वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश राज में जाना पड़ता है। वो क्या फियर थे, अनसर्टेनिटीज थी और क्या होप्स थी कि एक नया मुल्क बनेगा, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म किस बुनियाद पर मुहैया किया गया था। उसमें डेफिनेटली इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी थे और फिर कहीं ना कहीं रिलीजियस आइडेंटिटी भी क्रिएट की गई थी, तो कौमी नजरिया उसे कह लें। वही कहीं ना कहीं फियर माइनॉरिटी में कहीं कन्वर्ट ना हो जाए हिंदू राज में, जो एक तकसीम की एक वजह हमें बताई जाती है, तो वो कहीं पर रूट्स प्रोवाइड करती है। जो पाकिस्तान बनने के बाद एथनो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, उसी का एक फिर रिजल्ट हमारे सामने आता है सकूत ढाका। क्योंकि जो हम लोगों ने पाकिस्तान बनने के बाद लीडरशिप ने कोशिश की थी एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करने की, एक डेफिनेटली वो इनकम्प्लीट भी थी और कोई भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट बहुत परफेक्ट भी नहीं होता, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत मैटर करती है। एंड स्पेशली व्हेन दे केम अप विद दिस आइडियोलॉजी ऑफ टू नेशन थ्योरी, तो कहीं ना कहीं मुल्क बन जाने के बाद अब उसको मटेरियलाइज करने के लिए क्या जरूरी था वो कहीं मिसिंग था। तो ये किताब में आपको ये बहुत अच्छी तरह से मिलेगा मुख्तलिफ चैप्टर्स में, लेकिन ये जो पहला आपको चैप्टर मिलेगा बाद में मैं उस पर भी आती हूँ, उसमें ज़्यादा डिटेल से डॉक्टर साहब ने बताया कैसे वो जो हमारी होप्स एंड फियर्स थे वही कहीं एथनो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट की वजह बन जाते हैं पोस्ट पार्टीशन पाकिस्तान में। एक मेथडोलॉजी पे आए तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिटिकल मेथड को मिलाकर एक रिसर्च की गई है, and diverse techniques been applied from historical interpretive analysis to econometrics. And फिर जो एक उनका क्वेश्चन रिसर्च क्वेश्चन जिसकी बुनियाद पर सारी तहकीक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में है कि उसकी अच्छा बनना, उसका उसमें कमी है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रैक्टिस में कमी है जो पाकिस्तान में एथनो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट का सबब बन रही है। 5 इनके चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर थ्रू द क्लेडोस्कोप इज बेसिकली अबाउट वेरी कम्प्रिहेंसिव डिस्कशन डिबेट ऑन theoretical framework, theoretical plus analytical framework. सेकेंड चैप्टर जो है वो आइडेंटिटी हिस्ट्री एंड एथनोपॉलिटिक्स पे है। इसमें एक चेन बनाने की कोशिश की गई है पाकिस्तान के जितने भी मसाइल हैं एथनोपॉलिटिक्स से रिलेटेड। थर्ड चैप्टर में डेटा कलेक्शन है, वेरी एक्सटेंसिव डेटा ऑन एथनोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। उसमें डॉक्टर साहब ने खुद भी बताया डिफरेंट डायरेक्टिव मेथड हैं जिसमें डिफरेंट प्रोविंसेस में कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से एक्टर्स हैं, उनके पीछे कौन से वामिल हैं जिनकी वजह से एथनोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ, बढ़ा, स्पेशली 1970s के बाद से जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद का एरा है। फोर्थ चैप्टर में हेल्थ ऑफ फेडरल इंस्टीट्यूशन एंड इम्पैक्ट ऑन, इसमें डॉक्टर साहब ने पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक दोनों उसमें इंस्टीट्यूशंस की जो रोल है वो डिस्कस किया है। और जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन इन्होंने उसमें इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन पिक किया, उसमें शेयर ऑफ पावर फॉर द एलीट और अपीजमेंट थ्रू नेशनल फाइनेंस कमीशन।
और दूसरा जो स्ट्रक्चरल और फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है उसमें लेजिस्लेचर, the concurrent list of constitution and council of common interest, political sphere में, economic में इन्होंने choose किया है allocation and redistribution through NFC, quota system of jobs in federal government, and the regional disparities in development, the roots of grievances. Definitely कहीं ना कहीं जब ethno-political conflict सामने आते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ expectations होती हैं जो पूरी नहीं हुई होती. तो इस चैप्टर में डॉक्टर साहब ने ये बहुत डिटेल में बताया मुख्तलिफ रीजन्स में, एथनिक ग्रुप्स में, प्रोविंसेस में क्या स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के दरमियान वो कौन से मामला थे, फाइनेंशियल हो, पॉलिटिकल हो, सोशल इंक्लूजन हो, जो पूरी नहीं हो पाई, और दोनों एंड पर क्या कमी रह गई थी जिसकी वजह से हमें ये वाले एथनो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स पाकिस्तान में देखने पड़े हैं. सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इस किताब का, इस रिसर्च का मेरे ख्याल में ये है कि बहुत एक्सटेंसिव, बहुत अच्छी एक डिबेट जनरेट की गई है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, जिसमें ऑलमोस्ट सारी थ्योरीज को डॉक्टर साहब ने पहले कम से कम जो भी एथनो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट को डिस्कस करती हैं, एक्सप्लेन कर पाती हैं, उनको डिस्कस किया है बहुत डिटेल में. और उसके बाद उन्होंने उसमें से वो थ्योरी जो सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल है पाकिस्तान के सिनेरियो में, कॉन्टेक्स्ट में, उसको चूज किया है. थ्योरेटिकल डिबेट में डेफिनेटली कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव हो, रैशनल चॉइस हो, न्यो रोमांटिसिज्म या प्राइमोडियल आइडियोलॉजीज हों कि कैसे ये एथनिक ग्रुप्स जो हैं वो मॉडर्न स्टेट का फिनोमिना नहीं है बल्कि एक उनकी पहले से बेस है, कहीं ना कहीं प्रोडक्ट ऑफ नेचर भी समझा जाता है. देन मार्क्सिज्म का एक अपना इस पे स्टैंड है, क्लास स्ट्रगल की बात को लेकर आते हैं वो इसमें, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी इवन, एंड डॉक्टर साहब ने पैन इस्लामिज्म, इस्लामिस्ट थियोलॉजिस्ट है, उनको भी थोड़ा सा डिस्कस किया जो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रोवाइडिंग अ बैकग्राउंड कि कोई हर स्कूल ऑफ थॉट ने कहीं ना कहीं एथनो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट को या जो डिफरेंसेस होती हैं उनको समझने की और उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की. एंड देन ही चूज फोकस स्कीमा, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेशन अप्रोच को उन्होंने प्रायोरिटी दी है, प्रेफर किया अपनी रिसर्च के लिए. ये इनका जो कंटिन्यूम ऑफ थ्योरीज है, कंटेनर जो इन्होंने प्रिपेयर किया, दिस इज द मोस्ट attractive thing in this book. Data collection mostly हम सब कर लेते हैं, though it is not an easy thing in countries like Pakistan, developing countries are less developed countries जहाँ बहुत सारे सेंसर्स होते हैं, गवर्नमेंट एक्सेस नहीं देती, आर्काइव्स नहीं होती, न्यूज़पेपर्स बंद हो जाते हैं, so प्राइमरी डेटा मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन स्टिल इट्स अ डूएबल थिंग. लेकिन उस डेटा को कोड करके फिर उसको एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के साथ एक्सप्लेन करना, वो एक मुश्किल काम होता है, और डॉक्टर साहब ने वो बहुत खूबी से निभाया है यहाँ पे. सो आप इसमें आप देख सकते हैं कैसे उन्होंने एक कंटेनर बनाया हुआ है जिसमें पहले थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है एंड देन कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है, जिसके थ्रू उन्होंने डिफाइन किया है पाकिस्तान में एथनो पॉलिटिकल जो क्राइसिस है या कॉन्फ्लिक्ट रहा है, क्लैशेस रहे हैं, उनको. Findings पे आए तो definitely a weak social contract and then the poorer implementation because of so many factors, whether it's lack of resources, scarcity of resources, या फिर on the behalf of governments knowing that Pakistan में democratic structure बहुत strong नहीं रहा, उसकी बुनियाद पर कहीं वो जो एक हमें social contract मिला भी था 1973 के constitution में, वो पहले तो इतना जानदार था भी नहीं. नोइंग, डॉक्टर साहब ने भी लिखा है कि उसमें 10 इयर्स का इंटरम था, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना था, कैसे ताकत के जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे अमंग द स्टेट एंड प्रोविंसेस, लेकिन वो नहीं हो पाया. एक तो ये रीज़न है. उसमें फिर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, दोनों का बहुत रोल है. वो कहीं अपनी जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे वो निभा नहीं पाते हैं, वो चाहे कॉन्करेंट लिस्ट हो,
یا پھر سوشل انکلوژن کی بات ہو, گریونسز ہوں ان کو ختم کرنے کے لیے ایک میکنزم پریپیئر کرنے کی بات ہو. دین ریجنل, جی سوری ٹو انٹرپٹ یو, تھوڑا سا پلیز جلدی اس کو ختم کریں. جی بس یہ میں اس پہ آ گئی ہوں. ریجنل ڈسپیرٹیز ہیں, ہورائزونٹل انیکوالٹیز اینڈ گریونسز ہیں among the different ethnic groups, and then knowing that democracies do better conflict management under the constitutional framework, and Pakistan unfortunately is missing. So یہ ڈاکٹر صاحب کی فائنڈنگز میرے خیال میں جو میں نے پڑھی ہے کتاب اس کے مطابق. یہاں پہ کچھ کوشچن ریز ہوتے ہیں. مجھے لگتا ہے شاید ڈپینڈنسی تھیوری بھی بہت اچھی طرح ایکسپلین کر پاتی. یس, colonialism is not all responsible for what's happening in third world countries, developing countries or Pakistan in reference to ethno-political conflict. لیکن کہیں نہ کہیں کلونیل پالیٹکس کو اگر اچھی طرح سے ڈیفائن کرنا ہو اور اس کا امپیکٹ دیکھنا ہو آج کی پالیٹکس میں ڈیولپنگ کنٹریز, تو ڈپینڈنسی تھیوری ایک اچھا ٹول ثابت ہو سکتی ہے. اینڈ ڈاکٹر صاحب سپریشن آف پاور کا کانسیپٹ دو آپ نے بہت اچھی طرح اس کو ڈیفائن کہیں نہ کہیں اس چیز کو کیا ہے کہ نان ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنس کی انٹرفیئرنس کی وجہ سے کہیں ہمارا سوشل کانٹریکٹ امپلیمنٹ نہیں ہو پایا اور اس میں کچھ کمیاں رہ گئی ہیں. لیکن اگر سپریشن آف پاور کو ہم بہت اچھی طرح ایکسپلیسٹلی یہاں پہ مینشن کر دیں گے تو وہ بھی ریڈرس کے لیے بہت اچھا ہوگا. کیوں ہمارا کانسٹیٹیوشن یا اس کی جو انسٹیٹیوشن ہے کانفلکٹ مینجمنٹ میکنزم جو ہے وہ کیوں نہیں کام کر پایا, کیونکہ سپریشن آف پاور کا کانسیپٹ ہی کہیں ہم لوگوں نے بہت اچھی طرح ڈیفائن بھی نہیں کیا, امپلیمنٹ بھی نہیں کیا. اینڈ دین اندر کوشچن, آپ نے جو ٹائم پیریڈ سلیکٹ کیا ہے 1970s to 2005 2006, تو اس میں اگر دیکھیں تو بہت سارے وہ ایتھنک گروپس جن کو بہت زیادہ گلے شکوے ہیں اور بہت جسٹیفائڈ بھی ہیں وہ اپنے اس میں, لیکن وہ کہیں نہ کہیں کولیشن گورنمنٹس بناتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. پولیٹیکل کانفلکٹ جہاں پہ کہیں ختم ہوتا ہے پھر دکھائی دیتا ہے, وہ بلوچستان میں ہو پی ایم ایل این کے ساتھ پی کے ساتھ, یا پھر کے پی کے اس وقت کا این ڈبلیو ایف پی, تو وہاں پہ بہت ساری پارٹیز وہ این پی ہو یا دوسری ریجنل پارٹیز ہوں, وہ سینٹرل پارٹیز کے ساتھ کولیشن کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. ان کے شکوے اور ان کے گریونسز اپنی جگہ پہ, کہ اکنامک ریسورسز شیئر نہیں ہوئے, فیڈرل جو ہے فیڈرل گورنمنٹ وہ ان کے ساتھ پاور شیئر نہیں کری, لیکن پھر یہی پارٹیز اور یہ ایتھنک لیڈرز جو ہیں کولیشن گورنمنٹ میں گورنمنٹ کے ساتھ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. اب ہم ڈاکٹر عامر عبداللہ صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر وہ اس پہ کچھ اپنا رسپانس دینا چاہیں تو پلیز. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. دو چیزیں جو پہلی انہوں نے بتائی ہیں ڈپینڈنسی تھیوری کی اور سپریشن آف پاورز کی, ظاہر ہے کہ یہ بذات خود ایک بڑا سبجیکٹ ہے اور اس کو ڈیٹیل میں دیکھنے کی ضرورت ہے. سپریشن آف پاورز کا جو اینگل انہوں نے دیا ہے میرے لیے یہ بڑا دلچسپ ہے, اور شاید اگر مستقبل میں اس کو اسٹڈی کرنے کا موقع ملا اسپیشلی اس کے بعد کے پیریڈ کا, تو یہ والا اینگل ضرور جو ہے اس میں رکھوں, یا اگر کوئی اور کرنا چاہے تو اس کو رکھنا چاہیے. اس میں ایتھنک گروپس کی یا ایتھنو پولیٹیکل پارٹیز کی جو کوئلیشن گورنمنٹس میں شمولیت ہے, وہ یہی میرا پوائنٹ ہے, جو میرا آخری پوائنٹ تھا کہ جمہوری حکومتوں میں وہ کوئلیشن کا وہ اداروں کا حصہ بن جاتی ہیں. وہاں پر جمہوری حکومتیں جو ہیں وہ اس کانفلکٹ کو بہت اچھی طریقے سے مینیج کرتی ہیں. میرا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ اصل میں اسی کی ایک مینیفیسٹیشن ہے. اگر وہ کولیشن گورنمنٹس میں آ جاتی ہیں, وہ جو ہے ان کا حصہ بنتی ہیں, وہ کولیشن گورنمنٹس بھی اصل میں رولز آف دا گیم ہیں, فارمل رولز آف دا گیم, فارمل انسٹیٹیوشنز ہیں. تو اس کے اندر وہ آ جائیں اور اپنے کسی کانفلکٹ کو, وہ اے این پی جو ہے اگر وہ گورنمنٹ کی پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے پانی کی تقسیم کا جو میکینزم ہے اس کے اندر اس کے فورم پر بات کرتی ہے, یا جو این ایف سی کا فورم ہے اس کے اندر گورنمنٹ کے نمائندے کے طور پر کوئی بات کرتی ہے, پروونشل گورنمنٹ کے نمائندے کے طور پر,
تو وہ اگر تصادم بھی ہے تو وہ ایک پازیٹیو تصادم ہے، اور یہ جمہوری حکومتوں کا مجھے کم از کم اپنی حد تک یہ نظر آیا ہے کہ یہ ان کا خاصہ رہا ہے کہ وہ اس میں کامیاب رہے، نسبتاً کامیاب رہے۔